सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। शाम ढलने को है, रात होने को है। हर बार की तरह इस बार भी घर में बहस होगी कि खाना कौन बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र लगभग 20 साल है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन सिया है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। मेरे घर में हर रोज इस बात पर बहस होती है कि आज खाना कौन बनाएगा। कई बार गुस्से में मम्मी बना भी दें तो यकीनन वो खाना खाने लायक भी नहीं रहता। और कभी कभी पापा थके हुए होने के बावजूद भी ऑफिस से लौटकर खाना बना देते हैं और मैं उनकी मदद कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मेरी मम्मी हैं उन्हें खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहती हैं कि घर में एक नौकरानी आए जो घर के सारे काम करे और बदले में पगार भी उतनी ना ले। मतलब काम ज़्यादा और दाम कम। महंगाई के ज़माने में ऐसा कौन करना चाहेगा भला। मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि मेरी पढ़ने की उम्र में मेरा आधा समय तो खाना बनाने में और बर्तन साफ करने में निकल जाता है। ऐसे में पढ़ने का मन भी हो तो नींद आने लगती है। मेरी बहन भी खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और पढ़ाई का बहाना बनाकर इस बात से मुकर जाती है। खैर, वो भी तो मुझसे छोटी है। अब बच्चे हम दोनों तो क्या करें। पेट की भूख को शांत करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, अब चाहे खाना बनाना आए या ना आए। आज भी वही हाल है। रात का खाना बनाने के बाद मैं काफ़ी थक गया था। खाने के बाद फिर सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। तभी अचानक से मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदला जैसे बिजली कहर ढा रही हो और बारिश ऐसी जैसे बाढ़ आ गई हो। वैसे हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी मौसम से, क्योंकि बारिश काफ़ी टाइम के बाद हो रही थी, इसीलिए नींद तो और अच्छी आने वाली थी। ऐसा सोचकर जैसे ही मैंने आंख बंद की तभी डोरबेल बजी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज चुके थे। फिर सोचा इस टाइम कौन आ सकता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। अब समस्या यह थी कि दरवाज़ा कौन खोलेगा, क्योंकि सब लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि यह कोई टाइम नहीं था किसी के भी आने का और ऐसा पहली बार हो रहा था। काफ़ी डरावना था ये। हिम्मत तो नहीं हो रही थी मुझे, फिर भी मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला बारिश की कुछ बूंदें मुझ पर पड़ी और मैं ठंड से और कांपने लगा। बाहर काफ़ी अंधेरा था, इसीलिए बाहर कौन खड़ा था ये साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बिजली चमकी और उसकी रोशनी में फिर जो मैंने देखा वो मैं देखता ही रह गया। खुले बाल लिए एक काली सी साड़ी में दूध से भी ज़्यादा गोरी उस लड़की को मैंने देखा तो देखता ही रह गया। बारिश में भीगने के बाद और भी सुंदर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, मगर इतनी रात को किसी भी लड़की का घर पर आना भी तो सही नहीं था। इसीलिए मम्मी ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हें? जी मैं वो लड़की ने घबराते हुए जवाब दिया। देखिए, मैं अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरे साथ कुछ। फिर मम्मी ने उस लड़की से पूछा, अच्छा तो अब गुंडे कहाँ गए और इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो और भागी क्यों? फिर उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे माँ पापा ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो सिर्फ शराब के नशे में धुत रहना जानता था। मैंने कई बार उन्हें मना किया, पर मेरे मना करने पर भी वो मुझे मारता था। अब तो उसने हद ही कर दी। कुछ पैसों के लिए उसने मुझे कुछ गुंडों के हाथों बेच दिया। ऐसे में मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आ पहुँची। वो गुंडे मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, शायद मेरे पीछे होंगे। फिर मैंने मम्मी से कहा, अरे मम्मी, उसे अंदर तो आने दो, सारे सवाल बाहर से पूछ लोगी क्या? उसने बोला ना कि उसके पीछे गुंडे पड़े थे, उसे आने दो, जो भी पूछना हो घर में आने के बाद पूछ लेना। क्योंकि मैं भी तो यही चाहता था वो घर में आ जाए, ना जाने क्यों उसकी ओर में खींचा चला जा रहा था। फिर मम्मी ने बोला, अच्छा ठीक है, वैसे काफ़ी अच्छी फिल्मी कहानी है तुम्हारी, आ जाओ अंदर, मगर हाँ सुबह होते ही चली जाना। लड़की ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी, आप चिंता ना करिए, मैं चली जाऊंगी। अब सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए
और अगर कोई गया नहीं वो था मैं। मेरा मन उस लड़की के पास रहने को करता था। वो इतनी सुंदर थी कि उसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। मैं उस लड़की के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फिर उस लड़की ने अपना नाम काया बताया। उससे कुछ और बातें भी करना चाहता था। इससे पहले मैं उससे कुछ और बातें करता, मेरी मम्मी ने पीछे से आवाज़ लगाई, क्या कर रहा है तू वहाँ पर? हाँ, सोना नहीं है तुझे? और क्या बातें कर रहा है तू उससे? जल्दी आ वरना। लड़की देखी नहीं कि आगे पीछे मंडराने लगा। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डरते डरते जवाब दिया। मैं जा रहा हूँ सोने। फिर अगली सुबह सब लोग सो रहे थे। अगर कोई जागा था तो मैं, और मुझे तो जागना ही था क्योंकि सुबह का नाश्ता जो मुझे बनाना था। हाय रे मेरी किस्मत, काश कोई ऐसा भी होता जो मुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां पकाकर खिलाता, पर यहाँ तो हमें खुद ही पकाकर खाना होगा। यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे बर्तन की खटर पटर की आवाज़, और मैंने किचन की तरफ भागा। वही सुंदर लड़की जो रात को हमारे घर आई थी वो किचन में चाय बना रही थी। ये सब देखकर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम चाय क्यों बना रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया, वो सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही चाय बना लेती हूँ। कोई जागा नहीं था तो इसीलिए मैंने किसी से पूछा नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने कहा, अच्छा किया जो तुमने चाय बना दी, वरना ये काम तो मुझे ही करना पड़ता। वैसे सिर्फ चाय ही बनाई है या कुछ और भी है नाश्ते में? उस लड़की ने खुश होकर जवाब दिया, बनाया है ना, बहुत कुछ बनाया है। प्याज के पकौड़े, शिमला मिर्च के पकौड़े, आलू के पराठे, बहुत कुछ। इतने में सारे घर वालों की नींद खुल गई। सब लोग फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। इतने में पापा मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने लगते हैं, रोहन, जो भी बना है जल्दी ले आओ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। और फिर एक एक करके सबकी फरमाइश होने लगती है। फिर मैं और वो लड़की काया, हम दोनों नाश्ता सर्व करते हैं। उस लड़की को घर में देखकर मम्मी उस लड़की से सवाल करती हैं, तुम अभी तक गई नहीं, और ये क्या तुम हमें नाश्ता क्यों दे रही हो? काया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुप होकर खड़ी रही। फिर मैंने मम्मी के सवालों का जवाब दिया। मम्मी ये जाने वाली थी, मैंने ही इसे रोक लिया और कहा कि मेरी हेल्प कर दे सुबह का नाश्ता बनाने में। फिर क्या, इसने पूरा काम अकेले किया और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी के मन में कुछ और ही चल रहा था। इससे पहले मैं और बोलता, मम्मी ने उस काया से कहा कि तुम खाना बना लेती हो, वैसे पकौड़े अच्छे बने हैं, क्यों ना तुम मेरे घर की नौकरानी बन जाओ। तुम्हें रहने के लिए छत चाहिए और हमें खाना बनाने वाली एक नौकरानी। कुछ मैं मन ही मन सोचने लगा कि जिसे मैं अपने दिल की रानी बनाने का सोच रहा था, उसे मम्मी ने नौकरानी बना दिया। खैर ये भी अच्छा हुआ, इसी बहाने मैं उसे देख तो सकता था। पर अभी काया का जवाब बाकी था। उसने जवाब भी वही दिया जो मम्मी को सुनना था, हाँ। फिर क्या, हमारे घर को एक नौकरानी मिल गई और मेरे दिल को मेरी रानी मिल गई। यह सब जितना अच्छा दिख रहा था, असल में उतना अच्छा था नहीं। सच्चाई कुछ और ही थी जिससे हम सब अनजान थे। सब कुछ अच्छा हो रहा था। मुझे भी अब खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी, इसीलिए अब मैं चैन की नींद लेने वाला था। घर में लगभग सब सो गए थे। अगर कोई जागा था तो मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों एक खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी हो गई। मुझे उस लड़की का ख्याल बार बार आ रहा था। उसका चेहरा मेरी आंखों में बस चुका था। चाह कर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। ना जाने क्या जादू था उसमें। हो ना हो मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। खैर मेरी उम्र तो इतनी नहीं थी कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में अपना समय बर्बाद करूं, पर ना जाने क्यों, लेकिन फिर भी मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। अब मेरा मन हुआ कि मैं काया से मिलूं, इसीलिए मैं तुरंत उससे मिलने चला गया। वो किचन में सो रही थी। उसे सोता देख उसे जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए मैं वापस लौटकर आ ही रहा था कि मैंने देखा कि खिड़की के रास्ते हवा जोर से अंदर की तरफ आ रही है। इसीलिए मैं खिड़की को बंद करने चला गया और फिर मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
काया घर के बाहर थी, वो भी खुले बाल लिए बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही थी, ना जाने कहाँ जा रही थी। फिर मैंने मन ही मन कहा, अगर काया बाहर है तो फिर ये कौन है? फिर मैंने तुरंत चादर हटाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं काफी देर सोच में पड़ गया कि आखिर काया बाहर क्यों गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर वो बाहर गई है तो अंदर भी तो आएगी। इसीलिए मैं वहीं छिपकर उसका इंतजार करने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज चुके थे, मगर वो अब तक नहीं आई थी। मैं यही सोच ही रहा था कि मैंने तो खिड़की का दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद कर दिया है, तो वो फिर कैसे आएगी। फिर अचानक से खिड़की खुल जाती है और काया अंदर आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अंदर कैसे आ गई। यह सब कुछ मेरे समझ से परे था। मैं अंधेरे की वजह से काया का चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रहा था। फिर काया पर जब हल्की सी रोशनी पड़ती है तो उसे देखकर मैं तो हक्का बक्का रह जाता हूँ। वो काया ही थी या कोई काला साया, ये बताना तो थोड़ा मुश्किल था। वो दिखने में किसी 100 या 200 साल की बुढ़िया से कम नहीं लग रही थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मगर इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा भयानक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं किसी से भी करके अपने कमरे तक जाना चाहता था। जैसे ही काया सो गई, मैं तुरंत दबे पांव वहां से अपने कमरे तक चला आया, पसीने से लथपथ। मैं भागा भागा अपने कमरे का दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेता हूँ और रात बीतने का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले यह बात सबको घर में बतानी थी, क्योंकि घर वाले इन सब से अनजान थे। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, मैं सबको यह बताने के लिए भागा भागा सबके पास गया। फिर अचानक से वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मैं एक जगह चुप होकर खड़ा रहा, जैसे उसने मुझे किसी चीज़ ने बांध दिया हो। फिर उस लड़की ने मेरी आंखों में देखा और जो भी मैंने कल रात को देखा था वो मैं सब भूल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं पहले की तरह हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़की सबके लिए नाश्ता बनाकर सबको सर्व कर रही थी और मैं भी उसके हाथ से बने हर एक चीज़ को बड़े मज़े से खा रहा था। हालांकि वो साधारण लड़की की तरह घर के सारे काम करती थी, जैसे कि मेरी मम्मी ने उसे नौकरानी बनाया था। उसके हिसाब से वो वैसा ही काम करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम। उसे देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई चुड़ैल या कोई डायन या फिर कोई काला साया है। रात हो गई, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी सब कुछ भुला चुका था, पर जैसे ही रात हुई मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन इस बार मैंने समझदारी से काम लिया। मैंने यह जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सबको बताने चला तो फिर वो कुछ ऐसा करेगी जिससे मैं सब कुछ फिर से भूल जाऊंगा। सबसे पहले मैंने गले में एक ऐसी माला पहनी जो किसी महान पंडित ने मुझे बनाकर दी थी। वो पंडित कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड रिति के पापा थे और उन्होंने यह भी कहा था कि यह तुम्हें हर बुरे साए से बचाएगी। फिर अगली सुबह हुई, मैं अपनी मम्मी के पास जाने ही वाला था और फिर मैंने इधर उधर देखा कि कहीं वो लड़की मुझे देख तो नहीं रही। तभी अचानक से वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने भी उसे यही जताया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और उसे ऐसा ही लगा। एक पल के लिए तो मेरी सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि जो कुछ मैंने उस रात देखा था, ऐसे में मेरी हालत और ख़राब होनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने कैसे लाऊं। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे एक आइडिया आया और मैंने अपनी बहन को मैसेज किया और उसे सारी बात बताई। उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और मजाक समझकर टाल दिया। फिर मैंने पापा को सारी बात मैसेज के ज़रिए बताई। उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया और मुझे अपने कमरे में मिलने के लिए भी बुलाया। मैं छुपते छुपाते कैसे भी करके पापा के कमरे में गया और वहाँ पर मैंने वो देखा जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। वो मेरे पापा के कमरे में पहले से ही थी और उनका मोबाइल अपने हाथ में लिए मेरे पास आई और ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोली, हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा सच सबको बता दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ऐसा सोचा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और इस गलती की कीमत तुम्हारे परिवार वाले चुकाएंगे, अपनी जान देकर।
सुना तुमने, डायन हूं मैं, और डायन तो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ती, फिर तुम्हारे परिवार को कैसे छोड़ देगी? मैंने डरते डरते कहा। तो क्या चाहती हो? तुम्हें पूरी दुनिया में एक मेरा ही परिवार मिला था क्या परेशान करने को? देखो तुम चली जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज चली जाओ यहाँ से। उसने फिर हंसकर कहा, हा, आई हूँ तो अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, समझे तुम? मैंने उससे डरते डरते पूछा, कैसा मकसद? तुम कौन सा और कैसा मकसद लेकर यहाँ आए हो? देखो, मेरे परिवार को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी से भी लड़ सकता हूँ, चाहे मेरे सामने तुम जैसे डायन ही क्यों ना हो। उस डायन ने फिर मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं नहीं, अरे तुम्हारे परिवार को तो छू भी नहीं सकती हूँ मैं। तुम और तुम्हारा परिवार मेरे अधूरे काम पूरा करने का जरिया हो। इस घर में रहकर ही तो मैं अपने अधूरे काम को पूरा कर सकती हूँ, फिर तुम्हारे परिवार को खरोंच पहुँचाने की मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन तब तक तुम अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखोगे, और अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की जरा सी भी कोशिश की तो फिर मेरा अगला कदम तुम जानते हो क्या होगा। और हाँ, तुम अभी भी यही सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ पर ही क्यों आई, मुझे तो और भी घर मिल सकते थे, है ना? अब इसमें भी तुम्हारे परिवार का ही हाथ है। तुम्हारी माँ को नौकरानी चाहिए थी और मुझे एक ठिकाना। जानते हो क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई तो सुनो। तुम्हारी माँ सब्जी बाजार में सब्जी लेने गई थी, वहीं पर कुछ औरतों से बात करने लगी। बातों बातों में उन्होंने नौकरानी वाला जिक्र छेड़ दिया और मैंने उनकी बातें सुन ली। तुम्हारी माँ को नौकरानी की ज़रूरत थी और मुझे उसी वक्त पता चल गया था। बस मैंने उसी बात का फ़ायदा उठाया। उसके बाद क्या हुआ तुम जानते ही हो। सच्चाई सिर्फ यही है कि मैं एक डायन हूँ। हाँ, मैं एक डायन हूँ, डायन, और यही सबसे बड़ा सच है। उसकी बातों को सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब चाहकर भी मैं सच्चाई किसी को नहीं बता सकता था। वो ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुनता जा रहा था। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि वो कौन से अधूरे काम को पूरा करने यहाँ आई हैं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी कहने को। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने एक डायन खड़ी है। फिर भी मैंने हिम्मत करके एक बार उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर वो किस मकसद से यहाँ पर आई है, और उसने जवाब दिया, 16 साल की लड़कियों की बलि देने आई हूँ मैं, जिनमें से 10 लोगों की जान ले चुकी हूँ। बाकी 6 और हैं जिनकी जान लेना अभी बाकी है। और इनमें खास बात जानते हो क्या है? मुझे सिर्फ 16 साल की ही लड़कियां चाहिए। क्यों? तुम्हारी बहन भी तो 16 साल की है, पर घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारी बहन की जान को कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे लिए 16 साल की लड़कियों को मेरे पास लाओ तो ताकि उनकी मैं बलि देकर फिर से जवान हो जाऊं। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए किसी और की बहन की जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? मैं जाता तो कहाँ जाता, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। यह बात मैं घर में भी किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि वो डायन मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच मुझे अपनी दोस्त याद आ रही थी, क्योंकि वो भी 16 साल की थी, जिसे मुझे लाना था उस डायन के लिए। रोहन अभी भी यही सोच रहा था कि वो किस लड़की की जान खतरे में डाले, और अपने आप से ही बातें कर रहा था कि क्या करूं, कैसे लाऊं इस डायन के लिए। अगर नहीं लाया तो ये मेरी बहन को मार डालेगी। नहीं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। मुझे जाह्नवी से बात करनी होगी। उसके पापा बहुत बड़े तांत्रिक हैं और जाह्नवी को भी यह काम आता है, तो वह ज़रूर इस डायन को भगाने में मेरी मदद करेगी। रोहन अपनी दोस्त जाह्नवी से मिलने के लिए जाता है और उसे डायन वाली बात सब कुछ बता देता है। जाह्नवी हैरान होकर कहती है, रोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे घर में एक डायन है और वो 16 साल की लड़कियों की बलि देने आई है?
मैं भी तो 16 साल की हूँ, कहीं वो मेरी ही बलि ही ना दे दे। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ। सुना है डायन बहुत ताकतवर होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। रोहन कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया था जाह्नवी, और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा। प्लीज़ कोई तो रास्ता निकालो इस मुश्किल का। जाह्नवी जवाब देती है, एक रास्ता है। सुना है डायन की सारी ताकतें उसकी चोटी में रहती हैं। अगर उनकी चोटी को किसी तरह काट दिया जाए तो उनकी सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन यह फॉर्मूला काम करेगा मुझे यह पक्का नहीं मालूम। रोहन कहता है, मगर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उनकी चोटी काट देने से सारी मुश्किलों का हल निकल जाएगा। नहीं, इसके लिए कोई तांत्रिक ही चाहिए, जो तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे तांत्रिक हैं और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे पापा मेरी मदद ज़रूर करेंगे। चलो तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। दोनों जाह्नवी के पापा के पास जाते हैं। रोहन सारी परेशानी जाह्नवी के पापा को बताता है। फिर जाह्नवी के पापा कहते हैं, डायन की चोटी काटने से डायन की आधी ताकत तो खत्म हो जाएगी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो कमज़ोर हो जाएगी और हम उसे हरा देंगे। हमें एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी, तब जाकर उस डायन से छुटकारा मिल पाएगा। इस पूजा में उसकी चोटी ना सही, मगर उसके सिर के कुछ बाल चाहिए, और यह पूजा उसी घर में करनी होगी जहाँ वो डायन है। उस घर में जाने से पहले उस तांत्रिक ने उन दोनों को एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लो, ताकि वो डायन तुम्हारे पास न आ पाए, जिससे हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले रोहन डायन को गुमराह करने के लिए जाह्नवी को अपने घर ले जाता है और उस डायन से जाकर कहता है, लो मैं ले आया 16 साल की लड़की को। डायन खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है, अरे वाह, क्या बढ़िया शिकार लाया है तुम मेरे लिए। इसके बलि देकर तो मैं और जवान हो जाऊंगी, फिर कल एक और बलि, और फिर मैं और जवान। ऐसे करके मैं 16 साल की लड़कियों की बलि दे दूंगी, तो मैं पूरी तरह जवान हो जाऊंगी। फिर मेरा सपना पूरा होगा। रोहन डायन को अपनी बातों में फंसाकर रखता है। इधर जाह्नवी के पापा पूजा की सारी तैयारियां करते हैं। जाह्नवी के पापा पूजा की सारी तैयारियां कर चुके थे। इधर जैसे जैसे वह मंत्रों का जाप कर रहे थे, डायन उतनी ही कमज़ोर होती जा रही थी, मगर उसकी शक्तियां खत्म नहीं हो रही थी। काफ़ी समय के बाद जाह्नवी के पापा थक गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डायन को खत्म कैसे करें, क्योंकि डायन की शक्तियां अभी भी बरकरार थी। उस डायन पर पूजा का कोई असर नहीं हो रहा था। रोहन इस बात से परेशान था। आखिर उस डायन को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि जाह्नवी के पापा भी अब हार मान चुके थे। तभी अचानक से रोहन के मन में एक ख्याल आता है। डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में ही होती है, और यह बात मैंने अंकल को भी बोली थी। उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, उसकी चोटी काटनी ही पड़ेगी। पर ऐसा करूं कैसे, कैसे काटूं उस डायन की चोटी। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्लीज़, ताकि मैं उस डायन का सामना कर सकूं और मैं अपने परिवार को बचा सकूं। एक कैंची लेकर रोहन उस डायन के पास जाता है। वह डायन जाह्नवी की बलि देने ही वाली होती है। तभी रोहन कहता है, रुको काया, तुम जाह्नवी को ऐसे नहीं मार सकती। उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। रोहन उस डायन के पास जाता है और उसको अपनी बातों में उलझाकर उसकी चोटी झट से काट देता है। डायन तिलमिला जाती है और जोर जोर से भयानक आवाज में रोने लगती है। इधर उस डायन की चोटी काटने के बाद रोहन जाह्नवी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से भागता है, उसकी चोटी को अपने पास ही रखता है। दोनों उस तांत्रिक यानी जाह्नवी के पापा के पास जाते हैं और कहते हैं, अंकल, मैंने उस डायन की चोटी काट ली। पूजा का कोई असर नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने ऐसा किया। हमें यही एक रास्ता नजर आया, इसीलिए हमने ऐसा किया। मुझे नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा। फिर जाह्नवी के पापा कहते हैं, तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया। इससे डायन की शक्तियाँ कुछ तो कम नजर आ रही हैं, लेकिन इससे पहले शाम हो हमें इसकी चोटी को जलाकर इसे गंगा जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना होगा, नहीं तो उस डायन को वापस उसकी शक्ति मिल जाएगी। इसीलिए जो भी करना है शाम होने से पहले करो। मैं उस चोटी को जलाकर इसे राख में बदल देता हूँ, मगर ऐसा वह हमें आसानी से नहीं करने देगी।
वह हमें ज़रूर रोकने आएगी। थोड़ी देर बाद वो डायन सच में आ जाती है और उस तांत्रिक के गले को दबाने लगती है। जानवी के पापा सांस नहीं ले पा रहे थे और वो धीमी आवाज़ में रोहन से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी चोटी को जलाओ, जल्दी करो, नहीं तो ये मुझे मार देगी। रोहन इधर उधर माचिस की डब्बी ढूंढने लगता है, उसे कहीं दिखाई नहीं देती। डायन ने अपनी सारी शक्ति से सारा सामान इधर उधर कर दिया था, जिससे सब कुछ बिखर गया था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रोहन परेशान होकर कहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कहीं भी माचिस की डिब्बी नहीं दिखाई दे रही, मैं कैसे जलाऊं इसकी चोटी को। वह फिर से भगवान को याद करता है और कहता है, प्लीज़ भगवान मेरी मदद कीजिए। तभी उसको अचानक से माचिस की डिब्बी दिखाई देती है। वह तुरंत उस माचिस की डिब्बी के पास जाता है और उसकी चोटी में आग लगा देता है। देखते ही देखते उसकी चोटी जलकर राख बन जाती है। वह डायन भी वहां से गायब हो जाती है, मगर अभी भी वो मरी नहीं है। इधर रोहन जानवी को लेकर गंगा नदी की तरफ निकल पड़ता है, मगर डायन उसे आसानी से जाने नहीं देती। कोई न कोई रुकावट उनके रास्ते में वह लाती रहती है। शाम होने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। वह डायन भी उन दोनों का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अदमरी हालत में भी होकर वह पूरी ताकतवर थी और वह अपनी पूरी शक्तियों का जोर उन दोनों पर लगा रही थी। रोहन भी हार मानने को तैयार नहीं था और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। शाम होने में अब 20 मिनट बाकी थी, सूरज ढलने ही वाला था। रोहन को पहुंचने में अभी भी देरी थी। शाम होने से पहले उस डायन की चोटी की राख को गंगा नदी में प्रवाहित करना था। थोड़ी देर बाद वह दोनों गंगा नदी के पास पहुंच जाते हैं। गंगा जैसी पवित्र नदी के पास वो डायन नहीं आ पाती और इसी बात का फायदा उठाकर रोहन जल्दी से जल्दी चोटी की राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है। जैसे ही वह चोटी की राख को गंगा नदी में फेंकता है, डायन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वह खत्म हो जाती है। रोहन इस बात से बहुत खुश था कि उसने अभी कितनी लड़कियों की जान बचा ली और उनमें से एक मेरी दोस्त और मेरी बहन भी थी। अब वह अपने घर के लिए निकलता है और जानवी भी उसके साथ में होती है। रोहन की मम्मी अब कसम खाती हैं कि आज से ही घर का सारा काम खुद करूंगी और कभी किसी नौकरानी का नाम नहीं लूंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।